हेलो गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया। ओके, तो क्लास नंबर 5 आपके स्टार्ट करते हैं आज, है ना। एंड लास्ट क्लास में बेटा हमने स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मैंने कॉन्सेप्ट लिखवा दिया था, आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवा दिए थे और एक पीडीएफ भी सेंड किया था मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जिसमें मैंने 7-8 क्वेश्चंस दिए थे। आई होप कि आप सबने वो किए होंगे। ओके, ठीक है। तो आज कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। मेरे साथ में लिखना केस 4। लास्ट क्लास हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था, जिसके 3 केसेस किए थे, केस 1, 2 एंड 3। ये उसी का केस 4 है। नोट डाउन, राम withdraws rupees 5,000 at the beginning of every week for 3 months. Rupees 20,000 at the end of every quarter for next 6 months. And rupees 10,000 in the middle of every month for last 3 months. मैंने क्या करा, पूरे 12 मंथ्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक फर्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड लास्ट 3 मंथ्स। मैंने इन तीनों टाइम पीरियड में बेटा डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विड्रॉ करे हैं। 5,000, फिर एक बारी 20,000, फिर एक बारी 10,000। ओके, और तीनों में जो इंटरवल ऑफ टाइम्स है वो अलग है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऐसा एक एग्जांपल करवाया था, जिसमें मैंने 2 अलग टाइम पीरियड में 2 अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करे थे, अलग इंटरवल ऑफ टाइम्स पर। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा उन पार्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, या 2 पार्ट में, जितना भी क्वेश्चन में सिचुएशन है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 टाइम पीरियड्स है, 3 मंथ, 6 मंथ्स और 3 मंथ्स। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लेके चल रहे थे अभी तक, वो था 12%, सेम रहेगा यहाँ पर, @ 12% पर एनम। ओके, सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्यूशन, फर्स्ट एंड द मोस्ट थिंग, टाइमलाइन बनाएंगे। अब लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्वार्टर्स की भी बात है, तो सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं अपनी सुटेबिलिटी के लिए इसे क्वार्टर में डिवाइड करता हूं। ओके, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर के अंदर 3 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 3 मंथ्स होते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट 3 मंथ्स की बात देखते हैं बेटा, यानी कि पहला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यहां तक है, तो मैं इसको यहां से यहां डिवाइड कर देता हूं। एक की कैलकुलेशन इस साइड करेंगे। अगला जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, यानी कि 3 मंथ्स ये, 3 मंथ्स ये, 6 मंथ ये वाला डिवाइड हो गया मेरा, और लास्ट का जो है वो लास्ट के 3 मंथ्स के लिए, यानी कि यहाँ के लिए। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, राम विड्रॉज ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक। हर वीक के बिगिनिंग में वो 5,000 रुपए विड्रॉ करता है। कब तक के लिए? फॉर 3 मंथ्स। यानी कि यहाँ पे जितने भी हफ्ते हो रहे हैं, 3 महीने के अंदर आने वाले जितने भी वीक्स है, सबके स्टार्टिंग में वो 5,000 रुपए विड्रॉ करेगा। एंड वी नो कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं बेटा? वीक्स इन अ ईयर कितने होते हैं? 52। अगर एक साल में 52 वीक होते हैं तो सर एक क्वार्टर के अंदर कितने वीक हो जाएंगे? 13 वीक्स। अगर 13 वीक्स होते हैं, यानी कि इसको मैं 13 में डिवाइड कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 का मतलब ये 13 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 13 वीक्स हमारे पास में अवेलेबल है। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है हर वीक के स्टार्टिंग में, यानी कि बिगिनिंग में ये 5,000 रुपए विड्रॉ करता है। यानी कि पहला विड्रॉ इसने कब करा होगा? यहाँ पर। फिर अगला
इस मंथ इस वीक के स्टार्टिंग में, फिर अगला यहाँ पर, ऐसे करके इसने लास्ट विड्रॉल जो करा होगा बेटा वो करा होगा यहाँ पर। सिचुएशन समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैंने आईओडी वर्ड यूज किया था। ओके ठीक है, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या था सर? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कैसे आएगी सर? 5,000 रुपये वो 13 हफ्ते निकालता है। 13 हफ्ते 5,000 का मतलब है 13 पंजे 65। उसने टोटल कितना अमाउंट निकाला होगा? 65,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12/100। एंड हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई जो भी हमारा टाइमिंग है। चाहे मंथ्स है तो 12, डेज है तो 365, वीक्स है तो 52। तो बेटा जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है यहाँ पे हम वीक्स को लेके चल रहे हैं, तो मैं डिवाइड किससे करने वाला हूँ? 52 से। मुझे एवरेज पीरियड चाहिए। चलो एवरेज पीरियड यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज पीरियड कैसे आता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहले ड्राइंग कब है? यहाँ पर। सर यहाँ के बाद जो भी टाइम पीरियड लेफ्ट है वो है, यहाँ से मेरा पूरा यहाँ तक का टाइम पीरियड लेफ्ट है, और यहाँ से यहाँ तक का वीक्स के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो टोटल 52 वीक्स मेरे पास अवेलेबल है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 52 वीक्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब करी? यहाँ पर करी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वाले 3 मंथ्स के बीच में हमारे पास 13 हफ्ते थे। 13 हफ्ते में से लास्ट वाला 30th हफ्ते के मैंने स्टार्टिंग में ये विड्रॉ करा है। अगर मैंने स्टार्टिंग में विड्रॉ करा है यानी कि 30th वीक तो अभी भी बचा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितने वीक हो गए? 12 वीक हो गए, और ये हमारा कितना हो गया? 30th वीक हो गया। ओके ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सोचूं टोटल मेरे पास कितना टाइम है बेटा? 52। 52 में से 12 कितना है? सिर्फ इतना। 12 मेरा छूट गया। यहाँ से यहाँ तक कितने बचे सर? 52 माइनस 12 दैट इज 40 वीक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड इट कम्स 46। मैंने इसे बेटा पहले से ही सॉल्व कर रखा है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो ये निकल के आता है आपका 6900। आई होप कि आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमने यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट 6 मंथ मेरे ये वाले हैं। क्वार्टर कब तक के हैं सर? पहला क्वार्टर यहाँ पे एंड होता है, दूसरा क्वार्टर यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, पहले क्वार्टर के एंड में हम क्या कर रहे हैं? हर क्वार्टर के एंड में, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि पहले क्वार्टर के एंड में यहाँ पर मैंने क्या करा? 20,000 निकाल लिया। फिर सर अगले क्वार्टर के एंड में 20,000 निकाल लिए। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई मेरी बेटा? टोटल ड्राइंग इज 40,000 क्योंकि मैंने 20-20 हजार रुपये 2 बार निकाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 12/100। एंड व्हाट इज द एवरेज पीरियड? एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ड्राइंग कौन सी है सर? ये वाली। लास्ट ड्राइंग कौन सी है सर? ये वाली। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग बेटा मैंने ये वाली करी। इसके बाद कितना टाइम बचता है? 3 मंथ्स ये वाले बचते हैं, 3 मंथ्स ये वाले बचते हैं, यानी कि 6 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग मैंने यहाँ पे करी। इसके बाद कितना टाइम बचता है? सिर्फ 3 मंथ्स। ओके, डिवाइडेड बाई 2 एंड इट कम्स 4.5 डिवाइडेड बाई 12। ओके ठीक है, और ये निकल के आता है आपका 1800। हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका यहां से शुरू होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 3 मंथ्स। यहाँ पे 3 मंथ्स है हमारे पास में। ठीक है, मंथ्स के मिड में यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? 10-10 हजार रुपये निकालता हूँ। ओके, अगर मैं 10-10 हजार रुपये मैंने 3 बार निकाले तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी हमारी? 30,000। ठीक है, मैंने लिखा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, एवरेज पीरियड कैसा आएगा सर? एवरेज पीरियड आएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कहाँ पे हुई सर? यहाँ पे हुई। इसके बाद कितना टाइम लेफ्ट है सर? इस वाले मंथ का तो सिर्फ आधा पीरियड लेफ्ट है यानी कि 0.5। ये पूरे लेफ्ट है यानी कि पहला टाइम कितना हो गया? 2.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग बेटा आपकी यहाँ पर हुई। इसके बाद कितना टाइम बचता है सर? लास्ट वाले वीक का, लास्ट वाले मंथ का 0.5 यानी कि सिर्फ आधा हिस्सा। तो मैंने लिखा 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 1.5 एंड इट कम्स 450। एंड दिस इज हाउ जो टोटल ड्राइंग्स आपकी हो जाती है, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है ₹9150। ओके,
तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर उसने सिचुएशन को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो आप उसको 2-3 पार्ट में करके सॉल्व करोगे, और सबसे बेस्ट तरीका कि आप उसको ऐसे करके सॉल्व कर लो। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना बेटा, ठीक है। कल जब मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट्स लिखाए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट फिक्स इंटरवल पे विड्रॉ करते हैं। हमारे जितने भी अभी तक के एग्जाम्पल थे वो सारे किस पे बेस्ड थे, उसी के ऊपर बेस्ड थे। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहां पर हम अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, एक बार रिमाइंड करवा देता हूं, लास्ट वाले इस पे आ जाना। ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पहली सिचुएशन ये वाली थी, हमने ये कर लिया, फिक्स अमाउंट हमने विड्रॉ करा है और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, यानी कि हर 2 महीने में या फिर हर मंथ के वीक फर्स्ट डे पे या फिर वीकली, ऐसे करके हमने पैसे निकाले थे। अगला पॉइंट था अनइक्वल अमाउंट हमने विड्रॉ करा है डिफरेंट डेट्स पे। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे साथ में लिखना है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, calculate interest on drawings at the rate 12% per annum for the year ended 31/3/2020। ओके, मैंने विड्रॉ कैसे करा है, डेज ये रहे और अमाउंट ये रहा। मैंने क्या करा, फर्स्ट मई को पहला विड्रॉल यानी कि पहली ड्राइंग करी कितने रुपए की, 3000 की। अगली ड्राइंग मैंने करी है 30 जून को, कितने अमाउंट की, 5000 की। अगली ड्राइंग मैंने करी 1 नवंबर को, कितने अमाउंट की, 4000 की। और अगली ड्राइंग मैंने करी 31 जैन को, कितने अमाउंट की, 6000 की। ओके, नाउ वी हैव डिफरेंट डेट्स। यहाँ पे मैंने क्या करा, मंथ के स्टार्टिंग में ले लिया, यहाँ पे मंथ के एंड में ले लिया, या फिर इसके बीच में इंटरवल भी सेम नहीं है। ओके, तो ऐसे किसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, मेरे साथ में देखना सॉल्यूशन। फर्स्ट कॉलम इज फॉर डेट, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। अमाउंट it is time left up to 31st मार्च। आने वाली 31st मार्च तक कितना टाइम लेफ्ट है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाइड किसका, अगर ये ए है और ये बी है तो ये हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं डेज लिख देता हूँ। पहली मैंने करी थी 1 मई को, देन 30 जून, देन 1 नवंबर एंड 31 जैन। ओके, ठीक है। अमाउंट कितना था सर, पहला अमाउंट था 3000, 5000, 4000 और 6000। ठीक है, टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च। बेटा हमें जो भी देखना है, हमें ये देखना है कि किस दिन से, यानी कि ड्राइंग वाली डेट से 31 मार्च तक मेरे पास कितना टाइम लेफ्ट है। तो मेरे को देखना है कि 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम लेफ्ट है। मेरी बात ध्यान से सुना, एक साल के अंदर पूरे 12 महीने होते हैं, अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। मेरा अप्रैल का मंथ मैंने हटा दिया, उसके बाद आता है मई की फर्स्ट तारीख है, पहली तारीख है, यानी कि मई पूरा का पूरा मेरे पास बचा हुआ है। दैट मीन्स 12 में से पूरे 11 महीने मेरे 1 मई से लेके 31 मार्च तक बचते हैं। तो टाइम लेफ्ट कितना हो गया बेटा आपका, 11 मंथ्स। ऐसे 30 जून से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बचता है, 9 मंथ्स। 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बचता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितना हो गया ये, 5। 31 जैन से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बचता है सर, 2 महीने। ओके, ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 3000 मल्टीप्लाइड बाई 11, 33,000, 45,000, 20,000
एंड 12,000। क्लियर है? ठीक है। इसका टोटल है बेटा आपका 1,10,000। हमने क्या करा, प्रोडक्ट निकाल लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुना, हम यहाँ पे ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन दिस केस फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/12, 1/365, 1/52 एज द सिचुएशन इज। टोटल प्रोडक्ट कितना आया हमारा, 1,10,000। रेट क्या है सर, 12%, और ये 1/12। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल के आता है, 1100। ओके, ठीक है। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर ड्राइंग्स जो है वो अनइक्वल अमाउंट पे हो रही है, कभी 3,000, कभी 5,000, कभी 4 और कभी 6, निकालने का टाइमिंग भी अलग अलग है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। ओके, एंड हेयर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट जो होता है बेटा कंप्लीट होता है ना। आने वाले उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन इसके डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा आपका खत्म हो चुका है ना, तो अब कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरे साथ में लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनवाया था, उसमें मैंने कुछ आइटम्स लिखवाए थे। मैंने आपको बताया था कि इन आइटम्स को कैलकुलेट करना हमें सीखना है। उसमें से 2 ही आइटम ऐसे थे जो हमें कैलकुलेट करना सीखना था। फर्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड वन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने दोनों सीख लिए हैं, तो अब हमें आना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। तो मेरे साथ में लिखना, हियर वी हैव 2 सिचुएशंस। फर्स्ट वन, when available profit is sufficient to make appropriations. Appropriations के नीचे अंडरलाइन कर लेना एंड सफिशिएंट वर्ड को डब्बे में डाल देना। ओके, अभी बताता हूँ क्या होता है। जब हमारे पास में अवेलेबल प्रॉफिट सफिशिएंट होता है, यानी कि इतना होता है कि मैं एप्रोप्रिएशंस यानी कि बंटवारा कर सकूं, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड आने वाले आइटम होते हैं, फर्स्ट वन इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ ऐसे। अगर इन सबको पे करने के लिए मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट सफिशिएंट है, मैं पूरा पे कर सकता हूँ, ऐसी सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहली सिचुएशन मैंने ये वाली ली है, ठीक है। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मेरे साथ में एक एग्जांपल लिखना बच्चों। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 3:1. Interest on capital is as follows. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे है सर, ए का और बी का। ए का कितना है ₹6,000, बी का कितना है ₹8,000, ठीक है। सैलरी टू पार्टनर्स इज एज फॉलोज। पार्टनर्स की सैलरी क्या है, ए की और बी की। जरूरी नहीं है कि सैलरी दोनों पार्टनर्स को मिले, ऐसा हो सकता था सिर्फ बी को सैलरी मिल रही है, लेकिन मैंने एग्जांपल में दोनों के लिए ले लिया, कोई बात नहीं। ओके, नेट प्रॉफिट इज गिवन, नेट प्रॉफिट इज ₹54,000। प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ठीक है।
तो सॉल्व करने से पहले मेरे साथ एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं और सिचुएशन को समझाता हूँ कि बात क्या कहना मैं चाहता था। ठीक है, सुनना। ए और बी जो है दो पार्टनर्स है बेटा, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बी का टोटल मिला के कितना हो गया सर 6,000 8,000 इज इक्वल टू 14,000। ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया 16,000। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मुझे एप्रोप्रिएशन कितना करना है सर 14,000 और 16,000 टोटल 30,000 का एप्रोप्रिएशन यानी कि बंटवारा आपको करना है। और अवेलेबल प्रॉफिट कितना है सर 54,000। तो क्या मेरा अवेलेबल प्रॉफिट सफिशिएंट है ये वाली एप्रोप्रिएशन करने के? ऑब्वियसली बात है अवेलेबल है। यानी कि 54,000 से मैं 30,000 की एप्रोप्रिएशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहली सिचुएशन बेटा कुछ ऐसी थी। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन सबसे पहले फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। टाइम सेव करने के लिए मैं ये लिख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे डेबिट आएगा, ध्यान रखना। ओके, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई P&L अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है सर है 54,000। ठीक है, यहाँ पे एप्रोप्रिएशंस करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए और बी के लिए। ए के लिए कितना है सर 6,000 एंड 8,000 14,000 टू सैलरी टू ए एंड बी। ए की सैलरी कितनी है सर 9,000, बी की सैलरी कितनी है 7,000 एंड इट कम्स 16,000। सारी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस वाले अकाउंट का बैलेंसिंग कर देता हूँ। ओके, ठीक है। मैंने बैलेंसिंग करी है एंड इट इज योर 54,000 जो कि ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ज्यादा वाली साइड को हम तो बोथ साइड लिख लेते हैं। ओके, और फिर हम बैलेंसिंग निकालते हैं। हमारा बैलेंस किस साइड निकल के आ रहा है? हमारा बैलेंस निकल के आ रहा है इस साइड में। 54,000 में से 30,000 चला जाएगा, बचता है 24,000। ओके, यहाँ पे बैलेंस निकलने का मतलब है कि बेटा प्रॉफिट है, यहाँ पे बैलेंस निकलने का मतलब है कि लॉस है, जो कि हम कभी भी नहीं निकालते। यहाँ पे हम कभी भी लॉस नहीं निकालते। वो क्यों नहीं निकालते वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके। 24,000 को मैं कैसे डिवाइड करूंगा? हम बेटा जो भी एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल एंड B's कैपिटल। ठीक है, ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 24,000 किस रेशियो में करेंगे? 3:1 में। 3:1 में करने का मतलब 4 से डिवाइड करूंगा एंड 4 6 24 और 6 3 18 और 6 कम 6 यानी कि 18,000 ये आ गया, 6,000 ये आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन आता है और जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो सफिशिएंट है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सको, तो आप नॉर्मली नेट प्रॉफिट डाल दोगे, यहाँ पे जो भी एप्रोप्रिएशन है वो डाल दोगे, जो भी बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे जितने भी पार्टनर हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। ओके, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। साथ में लिखना एग्जाम्पल नंबर 2। A and B are partners of 3:2। A और B जो है वो 3:2 के पार्टनर है। ओके, नेट प्रॉफिट इज ₹96,000। ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स
लोन, पार्टनर ने अगर फर्म को कोई भी लोन दे रखा है तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, बट वो वाला इंटरेस्ट मैंने अभी इसमें से कम नहीं कर रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है, एज लोन टू फर्म is rupees 50,000 at the rate 12% per annum. Okay. Further information is interest on capital to partners is rupees 3,000 and rupees 2,000 respectively. और क्या दिया हुआ है, सैलरी टू ए इज रुपीज 15,000 एंड बी अर्न्स अ कमीशन ऑफ, और बी को क्या मिलता है सर, कमीशन मिलती है, ठीक है, रुपीज 10,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉल्यूशन, सबसे पहले मुझे चेक क्या करना है कि मेरे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है क्या वो मेरी एप्रोप्रिएशंस के लिए सफिशिएंट है। मेरी एप्रोप्रिएशंस क्या है सर, 3,000 ये है, 2,000 ये है और 15,000 ये और 10,000 ये, यानी कि टोटल 15, 10, 25 और 5 30,000 है, ठीक है। जबकि प्रॉफिट है 96,000, तो कि मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मेट बनाएंगे चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। particulars amount, credit, debit, particulars amount. This is profit and loss appropriation account. ठीक है, सबसे पहले हम करते क्या है, हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है मेरा 96,000, लेकिन बेटा ध्यान देना बिल्कुल इस बात पे, इस वाले ब्रैकेट पे स्टार लगा लेना और मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, ओके। किसने दिया हुआ है, ए ने दिया हुआ है। बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि फर्म को हर हालात में ये पे करना होता है, वेदर इट इज प्रॉफिट वेदर इट इज लॉस। ये कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है, ये फर्म की जिम्मेदारी होती है कि उसे पे करना है तो करना है। इट इज जस्ट लाइक कि मैंने किसी बाहर के बंदे से लोन ले रखा है तो मुझे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे मैं कमाऊं या फिर ना कमाऊं, तो फिर चाहे पार्टनर ने दिया हो तो हमें भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो आपका कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ये जो भी मेरा निकल के आने वाला है, ये इसके अंदर से ऑलरेडी माइनस होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाता हूँ पहले क्या बनता है, P&L अकाउंट बनता है, उसके बाद क्या बनता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं हमारे, वो मेरे आ जाते हैं P&L अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस नहीं कर रखा है तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस कर लेंगे। समझ आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 96,000 माइनस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसमें माइनस हो जाना चाहिए था वो मेरे पास अभी माइनस नहीं हो रखा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट लिखता हूँ वो आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखता हूँ। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है वो सही वाला आता है, अच्छा वाला आता है, जो मालिकों के लिए होता है, ओके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए का जो लोन है 50,000 किसके हिसाब से, 12% के हिसाब से, इसका जो इंटरेस्ट है कितना आ रहा है 6,000, इसको माइनस करूंगा और निकल के आता है 90,000। तो यहाँ पे मैं बेटा एक अच्छा वाला प्रॉफिट लिखूंगा,
मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे आप वो वाला नेट प्रॉफिट लिखोगे जिसके अंदर से सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस कर दिए हैं, चाहे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कुछ भी हो, ठीक है। अगर लिखा हुआ है कि इसके अंदर मैंने किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी का रेंट देना है मुझे, ठीक है, मैं यूज करता हूँ, फर्म यूज करती है, तो मैं पहले उसको माइनस करूंगा तभी यहाँ पे लिखूंगा, ओके। तो इस वाली लाइन का पर्पज मेरे लिए बस इतना सा था, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम जब आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनवाया था, वहां पे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखवा के कटवा दिया था। आप वापस जाके उसे चेक करना, वो इसलिए कटवा दिया था क्योंकि वो यहाँ पे ना आके कहाँ आना चाहिए, P&L अकाउंट के अंदर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं P&L अकाउंट का आइटम तो लिख नहीं सकता है ना, और इस वाले प्रॉफिट को भी नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे माइनस करके शो कर देता हूँ। आप कभी भी डायरेक्ट 90,000 मत लिखना, इसको माइनस करके शो करना एग्जामिनर को समझ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि आप और मैं समझदार है, एग्जामिनर तो थोड़ा सा चिढ़ता है ना अपन से, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, इसका यूज बस इतना सा, ठीक है। नेट प्रॉफिट मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, एप्रोप्रिएशंस कर दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कितना है, सर ए का है और बी का है। ए का कितना है, 3,000 है, 2,000 है, ये निकल के आया आपका 5,000, ठीक है। और क्या है, सैलरी टू ए को तनख्वाह दो भाई, सैलरी टू ए को भी हमने तनख्वाह दे दी। बी क्या था भैया, मेरे को कमीशन दो, हमने कर लो भैया, कमीशन टू बी 10,000, ठीक है। सारे अप्रोप्रिएशन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। हायर साइड दोनों साइड लिख देते हैं। 90,000 कितना निकल के आता है, सर 90 में से 30 गए, निकल के आया आपका 60,000, ठीक है भाई। 60,000 कहाँ जाएगा, सर 60,000 आपका बचा हुआ प्रॉफिट है, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो यहां लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। ये कैसे जाएगा, किस रेशियो में जाएगा, 3:2 में जाएगा, ठीक है। यानी कि 60,000 का 3/5 ए को मिलने वाला है, 60,000 का 2/5 बी को मिलने वाला है, ठीक है। 3/5 कितना आएगा, 12, 12 3 36, इसका 36,000, इसका 24,000, निकल के आ गया आपका 60,000। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट जो है सफिशियंट होता है, ठीक है, ओके, है ना, तो हम क्या करते हैं, चुपचाप इधर की जो भी होती है हमारी एप्रोप्रिएशंस वो कर देते हैं, और जो बैलेंस बचता है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, ओके। इस बीच हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जैसे कि पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट वो ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो रखा, तो उसको हम माइनस करके लिखते हैं, ठीक है, ओके। अब ना एक सिचुएशन सोचना, लेट अस से अगर ये तो 90,000 है, ठीक है, अगर ये 5,000 और ये थोड़ा ज्यादा होता, मतलब इन सबको मिला के 1,00,000 आ जाता, यानी कि प्रॉफिट बचा हुआ है 90,000, एप्रोप्रिएशन कितनी है, 1,00,000। अगर ये साइड ज्यादा हो जाएगी तो जब आप बैलेंसिंग करोगे तो 10,000 का डिफरेंस इस साइड आ जाएगा। 10,000 का डिफरेंस इस साइड आने का मतलब है कि लॉस निकल के आ गया 10,000, है ना, जिसके लिए मैंने मना किया है। क्यों, क्योंकि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब ही ये होता है कि नेट प्रॉफिट का बंटवारा, ओके, ठीक है। अगर पार्टनर्स ए और बी खड़े हुए हैं, उनके सामने अगर 7,000 का प्रॉफिट आए, चाहे 10,000 का है, चाहे 90,000 का है, वो चुपचाप उस प्रॉफिट को बांट लेंगे। वो ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई मेरा वो ऑलरेडी, मतलब ये सब नहीं बोल सकते ना कि मेरी अप्रोप्रिएशन इतनी हो रही है तो मेरे को उतना पैसा ला के दे। अगर मैं 90,000 के प्रॉफिट के अगेंस्ट 1,00,000 की अप्रोप्रिएशन कर दूंगा तो 10,000 का तो लॉस बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं करते, अगर प्रॉफिट कम है तो मैं कम ही इनमें डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ठीक है। तो वो हम समझेंगे आगे, क्लियर है यहां तक। तो कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, आप चुपचाप नेट प्रॉफिट को लिख दोगे, सारी अप्रोप्रिएशन कर दोगे, जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा उसको ट्रांसफर कर दोगे। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है, ओके। अगले टॉपिक पे आते हैं। यानी कि सेकंड सिचुएशन, when appropriations are more than
अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है, ओके। ठीक है, जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो लॉस इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करें। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि लॉस इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है तो वहां पे हम क्या करें। क्लियर है, ओके। इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मेरे साथ एक एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल नंबर 1। A and B are two partners, ठीक है, sharing profit or losses in the ratio of 2:1। ठीक है भाई, नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म is rupees 60,000. A's interest on capital is rupees 48,000 and B's salary is rupees 192,000 पर एनम। ओके, आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्वेश्चन कैसा बनाया है। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है? 60,000, यानी कि अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 60,000 का। ठीक है, एप्रोप्रिएशन क्या दिया हुआ है? एप्रोप्रिएशन दी हुई है कि भाई ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 48,000 का, ठीक है, और बी को सैलरी मिलेगी 192। 48 और 192 यानी कि 240, 2,40,000। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 60,000। ठीक है, तो अब इस वाले सिचुएशन में हम क्या करते हैं? ठीक है, ओके, मेरे साथ में बेटा फॉर्मेट बनाना। अभी पूरा लिख देता हूँ, है ना, पर्टिकुलर्स। अब बार बार आधा लिखूंगा तो इसको भी अजीब लगता होगा ना। पर्टिकुलर्स अबाउट क्रेडिट और डेबिट, नाम तो लिख ही दो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है सर? चुपचाप आके यहाँ पे लिख दो P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, लिख दिया, प्यार से बोलो 60,000। ठीक है, 60,000 यहाँ पे आ गया। और क्या करना है सर? यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको सर? सिर्फ ए को देना है। ओके, और क्या करना है सर? सैलरी देनी है। किसको सर? बी को देनी है। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे आके चुपचाप ए का इंटरेस्ट लिख दूं 48,000, बी की सैलरी लिख दूं 192, तो ऑब्वियसली बात है ये साइड ज्यादा हो जाएगी और प्रॉफिट यानी कि 60,000 कम हो जाएगा। ओके, और ऐसे करने पर बेटा यहाँ पे मेरा 1,80,000 का लॉस निकल के आ जाएगा, जो कि मैं कभी भी निकालना नहीं चाहता। तो यहाँ पे मैं इस सिचुएशन में मैं पार्टनर से बोलूंगा कि मेरी बात सुनना। ठीक है, ओके, ठीक है, आपके सामने मैं सोचता हूं एक काम करें कि 60,000 पहले ए को दे देते हैं, फिर बी को देंगे। हमने क्या करा? 60,000 का 48,000 दे दिया ए को, बी को आए चुपचाप आके बाकी बचा हुआ हिस्सा 12,000 दे दिया। क्या ये फेयर है? बिल्कुल अनफेयर है ना? ठीक है, हमने सोचा बी को दे देते, भाई बी का अमाउंट ज्यादा है। बी को मैंने 60,000 का 60,000 दे दिया, ए को कुछ नहीं मिला, तब भी तो गलत है ना? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम बेटा इन दोनों को बोलेंगे कि भाई तुम्हारा कितना अमाउंट है, तुम्हारा कितना अमाउंट है। इन दोनों का अमाउंट लेंगे और उसका एक रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में इस बचे हुए प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं। समझ आ रहा है? लिखना मेरे साथ में नीचे, whenever appropriations are more than
available profit, then we have to divide the available profit को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा in the ratio of appropriations. जो भी appropriations है उन सारी appropriations का मैं क्या करता हूँ, एक रेशियो निकालता हूँ और उसी के हिसाब से अवेलेबल प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देता हूँ. ठीक है, अब रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकलेगा देखना मेरे साथ में. ठीक है, ओके. एप्रोप्रिएशन कितनी है सर? एप्रोप्रिएशन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही है. ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का इज टू सैलरी बी की. बेटा अभी तो मेरे पास में सिर्फ 2 एप्रोप्रिएशन थी तो मैंने 2 का रेशियो बना लिया. अगर यहाँ पे वो 4-5 आइटम लिखे होते, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का भी होता, बी का भी होता, सैलरी बी की भी होती, ए की भी होती, तो वो 4 बन जाता. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी इज टू सैलरी ऑफ ए इज टू सैलरी ऑफ बी. समझ आ रहा है? ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना है सर? 48,000. ठीक है, मैंने लिख दिया 48,000. बी की सैलरी कितनी है? 192,000. 30 उड़ गए और ये इसे कट जाएगा 1:4. कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है मेरी. ठीक है, ओके. तो रेशियो क्या निकल के आता है बेटा आपका? 1:4. यानी कि इस 60,000 को मैं किस में डिवाइड करने वाला हूँ? 1:4 में डिवाइड करने वाला हूँ. मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं क्या करूंगा, 60,000 का 1/5 दैट इज 12,000. 60,000 का 4/5 दैट इज 48,000. यानी कि मैंने 60,000 को कैसे डिवाइड करा? इस हिसाब से डिवाइड करा. ये क्या है सर? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि ए को मिलने वाला है. ये क्या है सर? ये सैलरी के लिए है जो कि बी को मिलने वाला है. ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं लिख दूंगा ए आपको 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, बी आपको 48,000 रुपये की सैलरी मिलती है. इस टाइम पे दोनों चुप हो जाएंगे और कोई भी हल्ला नहीं करेगा, किसी के भी साथ में अनफेयर नहीं होगा. इसका रीजन ये है बेटा क्योंकि मैंने रेशियो में डिवाइड करा है. रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है कि इनको परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बराबर मिला है. परसेंटेज जो है वो बेटा बराबर मिली है. ओके, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं. अगर मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम होता है, मैं कभी भी इसको ज्यादा लिख के यहाँ पे लॉस नहीं निकालूंगा. अगर प्रॉफिट ही कम है तो मैं बोलूंगा भैया तुम ज्यादा लो ही मत, तुम उतना ही लो जितना मेरे पास प्रॉफिट है. समझ आ रहा है? यानी कि मैक्सिमम एप्रोप्रिएशन कहां तक की हो सकती है सर? मैक्सिमम एप्रोप्रिएशन का अमाउंट नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, कोई बैलेंस नहीं बचता तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा. ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2. ए एंड बी. आज तो हर एग्जाम्पल में ए और बी चल रहा है भाई साहब. ए और बी तो खुश हो गए होंगे. ए एंड बी आर 3:1 पार्टनर्स. ठीक है, ए और बी जो है वो 3:1 के पार्टनर्स है. ओके, their net profit is rupees 54,000. Interest on capital is as follows. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया हुआ है भाई? ए का और बी का. ए का कितना है? 18,000. बी का कितना है? 14,000. ठीक है, ऐसी सैलरी दी हुई है, सैलरी ऑफ पार्टनर्स. ए की कितनी है और बी की कितनी है? ए की है 30,000 रुपये, बी के है 10,000 रुपये. ठीक है, हमें क्या प्रिपेयर करना है? हमें प्रिपेयर करना है एक प्यारा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट.
बेटा ध्यान रखना कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत लिख देना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या था, बच्चा था, ये उसके बाद बनता है, समझ आ गया ना, ठीक है। क्योंकि हमारी आदत होती है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि बचपन का दोस्त है ना वो हमारा, तो हम भूलते ही हैं जल्दी। बोलना बड़ा मुश्किल है यार। ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि अब मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना, तो हम पूरा नाम लिखेंगे। हम लिखेंगे पार्टी कूलर्स, पार्टी के कूलर। जब मैं 11th क्लास में था तो इसको मैं ऐसे ही पढ़ता था, पार्टी में लगने वाले कूलर, पार्टी कूलर्स। साउंड से स्टूपिड है ना, ठीक है, करता था ऐसी हरकतें। यहाँ पे लिख देंगे बाई P&L अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा एक चीज याद होगी कि इस साइड में मैंने आपको बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बताया था, हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा तो आप उसको भी ले लोगे, ठीक है। एंड दिस इज 54,000, ठीक है। इस साइड में क्या करना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, ए को देना है और बी को देना है, ठीक है। और क्या करना है सर, सैलरी देनी है, ए को देना है और बी को देना है। उसके बाद सर, उसके बाद कुछ नहीं बचने वाला, क्यों नहीं बचने वाला, क्योंकि सर एप्रोप्रिएशन ही ज़्यादा है आपकी, तो आप प्रॉफिट जो है वो पूरा एप्रोप्रिएशन के नाम पे ही बांटने वाले हो इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है, ओके। हमारी एप्रोप्रिएशन कितनी है सर, 18 और 14, ये कितना हो जाएगा आपका 32,000, और ये कितना हो जाएगा आपका 40,000। तो टोटल एप्रोप्रिएशन कितनी आ गई, 72,000। प्रॉफिट कितना है 54,000। तो मैं क्या बोलूंगा, 72 नहीं मिलने वाला, कितना मिलने वाला है, सिर्फ 54,000। कैसे मिलेगा, देखते हैं कैसे मिलेगा, ओके। हम कैलकुलेट करेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रजिस्टर के इस एज वाले एरिया पे, एंड के एरिया पे लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि हाथ को रखने की जगह नहीं मिलती। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है, कैसा आएगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि IOC बी का, सर सैलरी ए की, सैलरी बी की, ठीक है। मेरे पास 4 आइटम थे तो मैंने चारों को लेके लिख दिया। अब 4 हैं कितने सर, 18,000 है एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000 है, ए की सैलरी है 30,000 और बी की सैलरी है 10,000, ठीक है। इसका रेशियो निकालते हैं, 30 30 30 30 उड़ गए, किससे डिवाइड हो जाएगा, ये दो डिवाइड हो जाएगा 2 से, है ना, यानी कि 9:7:15:5, है ना। रेशियो क्या निकल के आया है, 9:7:15:5। क्लियर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो भी अमाउंट है बेटा उसको इस 4 रेशियो के हिसाब से डिवाइड करके पे करेंगे, ठीक है, ओके। देखना इंटरेस्ट ए का कैसे मिलेगा, 54,000 का 9 डिवाइडेड बाई टोटल। समझ आ रहा है क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और ये टोटल आपका शायद 33 आएगा। 9 और 7 16 हो गए, 15 ओके, 9 और 7 16 हो गए, 15 और 5 आएगा नहीं, 15 और 5, ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 और ये 36 हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इज 9/36, कितना निकल के आने वाला है, 13,500। बी का इंटरेस्ट कैसा आएगा, जो भी बी का रेशियो होगा वो कितना है सर, 7/36। ये कितना आ रहा है, 10,500। अब इसके बाद सैलरी के लिए था, सैलरी किसकी, ए की, 54 के लिए कितना आ जाएगा, 15/36,
ये कितना आ रहा है सर? 22,500। ओके, और सैलरी हो जाएगी किसकी? बी की। 54 मल्टीप्लाइड बाई 5/36, ये कितना आ रहा है? 7,500। तो ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा और मैं सारे आइटम्स को यहाँ पे लिख दूंगा। एक को बोलूंगा कि भाई आपको 18,000 का इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, कितना मिलने वाला है? 13,500। बी आपको 10,500 का मिलने वाला है। ए की सैलरी कितनी मिलने वाली है? 22,500। बी की सैलरी 7,500। ये टोटल आपका हो जाता है 30,000। ये टोटल आपका हो जाता है 24,000। तो मैंने क्या करा? 54,000 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटा कभी भी ऐसा ही सिचुएशन आती है जहां पे आपकी एप्रोप्रिएशंस आपके अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालोगे और उसमें डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आप ये नहीं करोगे कि आप लॉस निकाल के रख दो। ठीक है, तो हम कभी भी लॉस को निकाल के नहीं रखते। समझ आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे नोट डाउन कर लो सब तक। ठीक है, आगे बढ़े। एक काम करते हैं ना, आज के लिए इतना काफ़ी है ना? तो अभी तक हमने कर क्या लिया है टोटल? सर हमने कैलकुलेट करना सीख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और क्या सीख लिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, और क्या सीख लिया? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन तीनों के मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे दूंगा PDF के अंदर। ठीक है ना? क्वेश्चंस दे दूंगा PDF में। ओके, टेलीग्राम पेज के ऊपर, है ना? और कर लेना बेटा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ओके, और हाँ ठीक है, इसको कर लेना, है ना? एंड थैंक यू सो मच। प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो, ऑनेस्टली पढ़ाई करो। ठीक है, वीडियोस आ रही है बेटा, इसको प्रॉपरली देखो। जो भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता, 3-4 क्वेश्चन देता हूँ, इन 3-4 क्वेश्चन को प्लीज ना अच्छे से सॉल्व किया करो। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझसे पूछा करो। ओके, हाँ मुझे पता है कि लॉकडाउन का टाइम पे घर पे बैठे होते तो पक्का पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होती यार, बंदा खराब हो जाता है, माथा खराब हो जाता है ना? ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो, 1 घंटे की बात है, देख लिया करो। ओके, ठीक है, ऐसे करते रहो यार, है ना? ताकि बर्डन ना, एटलीस्ट तुम सबको आता रहे। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके करवाता जा रहा हूँ और बीच में रिवाइज भी करवा दूंगा ताकि आप ये सारी चीजें भूलो ना। ठीक है, इस लॉकडाउन का आपकी स्टडी के ऊपर बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, टेंशन मत लो, आई प्रॉमिस अबाउट इट। ठीक है, बस आपको इतना करना है कि आप अच्छे से इसको करते रहो। ठीक है, और हाँ यार, समझ आ रही है तो ऑब्वियसली बात है, अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी जिसको भी चाहिए उसको शेयर करता रहो, है ना? इसकी फीस की तो कोई बात है नहीं, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आप सारे बच्चों को जिसको भी जरूरत है उसे शेयर कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्पेलिंग ही गलत हो गई थी। ओके, बाय।